पहले स्टेज से ही वो बंदा शांत था, कुछ था। बात किसने शुरू करी? बाहर की बातें कौन लेके आया? नेशनल टेलीविजन पे डे 1 पे तुम्हें ये बोल देना कि थप्पड़ मारा गया, फलाना करा गया, तो विच मीन्स शी प्लान्ड इट ऑलरेडी। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा इल्जाम है किसी पे लगाना। जी, तेरे को इतनी तकलीफ थी, तू इतना बुरा तेरे साथ अभिषेक कर रहा था, फलाना था, हमारा कोर्ट है, हमारी पुलिस स्टेशन है, सारा कुछ है, तब स्टैंड लिया जा सकता था। जब खुद पे बात आई तो उसको सब मेंटल भी बोल रहे हैं, पागल बच्चा भी बोल रहे हैं, गटर से उठाया हुआ भी बोल रहे हैं। ये मेरे को एक बात बताओ, ये जो सारे मिश्रण है ना, ये बंदे का कसूर नहीं है, इसमें हाथ बंदे का ऑटोमेटिक उठेगा। जब वो ब्रेकअप हुआ था, उनका रियल लाइफ में क्या सिचुएशन थी उस समय? अभिषेक की हालत कैसी थी? रात को 3 बजे भी मुझे फ़ोन करना है कि माधव भाई यार डर लग रहा है, कल आया मैं, मतलब अकेला हूँ मैं। भाई वो उसने मेरे को बताया कि क्या था, मेरे को ईशा का सपना आया। भाई वो सपना बताते बताते रोने लग गया इंसान। उसने किसी उडारिया के को एक्टर से मैसेज भिजवाया था अभिषेक को कि मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया है, उसका मन करे तो कॉल कर ले। आई भी हुई थी आंटी, तो हम बैठे थे बाद में, कह रहे मैं 2-2 3-3 घंटे रोई कि मेरे बच्चे को कहाँ फंसा दिया, मेरे बच्चे के साथ क्या हो। माँ तो माँ ही है ना। समर्थ बहुत बढ़िया एंटरटेनर था, इन दोनों के बीच में आके वो बड़ा बंदा हीरो बन सकता था, बड़ा इंसान बन सकता था। इसने तो ईशा का साथ देना शुरू कर दिया, झूठ का साथ देना शुरू कर दिया, उस पर 10 झूठ, फिर उस पर बदतमीजी, फिर उस पर गंदी गंदी बातें। मुनावर को बहुत अंदर तरीके से पता चल चुका है मेरा तगड़ा कंपटीशन है। मुनावर के चेहरे पे डर दिखता है कि ये ले जाएगा ट्रॉफी। बिग बॉस का सफर अपने आखिरी चरण पे है एंड आई फील कि अंदर जितना एक्साइटमेंट है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बाहर है। एंड घर के अंदर हम देख रहे हैं अभिषेक शर्मा हैज बिकम द हीरो ऑफ द हाउस एंड बाहर उनके फैमिली फ्रेंड्स आर देयर टू सपोर्ट हिम एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वॉइसेस दैट हैज कम आउट इज हिज बेस्ट फ्रेंड माधव शर्मा एंड today I'm very excited as I'm sitting with him and we are going to have a chat about the show, about a lot more. So join me as I welcome Madhav to Bollywood Bubble. So firstly Madhav, welcome to Bollywood Bubble. थैंक यू, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? फिट हो, स्वस्थ? पहले तो कैसा लग रहा है, पहली बात तो अभिषेक को अंदर देख के? लाइक आई थिंक सबसे ज्यादा रोलर कोस्टर वाला सफर उन्हीं का रहा है शुरू से जी। मतलब फ्रॉम द प्लेस जहां उनको हर चीज के लिए ब्लेम किया जाता टू द प्लेस जहां आज सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी। फर्स्टली वो ग्रोथ देख के कैसा लग रहा है एज अ फ्रेंड? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ वाला बंदा इतने बड़े मुकाम पे चला गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। रही बात उसकी गेम की, देखो ये तो साफ साफ इतने सीजन मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। अगर घर वाले खिलाफ हैं, सारे घर वाले खिलाफ हैं और एक के पीछे पड़े हुए हैं, तो विच मीन्स ही इज डूइंग समथिंग वेरी गुड। सारे अंदर खिलाफ है लेकिन घर के बाहर, मतलब हम पब्लिक सारी साथ है, हर एक जगह से सपोर्ट, क्या अमेरिका, क्या न्यूजीलैंड, हर जगह से उसको सपोर्ट मिल रहा है, विच मीन्स ही इज डूइंग बेस्ट। और बेस्ट बात उसकी ये है कि जो भी उसकी हरकतें हैं या जो कुछ भी उसके काउंटर्स हैं, पब्लिक हम रिलेट कर पा रहे हैं कि यार हम होते ऐसे ही रिएक्ट करते, यहाँ पे बैठे होते हमारे साथ ये होता, हम ऐसे ही रिएक्ट करते। तो बिल्कुल मेरे को जेन्युइन बिल्कुल सही लग रहा है, जैसे उसकी गेम होनी चाहिए एक रियलिटी शो के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही कर रहा है वो। हाँ, एंड जेन्युइन अब तो जैसे 2.5 महीने हो गए तो लोगों को पता भी चल रहा है एक्चुअली कि वो एक्चुअली में वैसे हैं। पर शुरू में जैसे था ना कि लोग कंपेयर कर रहे थे कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या पिछले सीजन से सीख के आए कि लड़ो तो ये होगा। जब शुरू में आपने वो देखा, आप जानते थे कि अभिषेक कैसे हैं जी रियल लाइफ में, आपको पता था कि वो सच है जी। पर वो सुनना लोगों का, और लोग जब अंदर उन पे ब्लेम्स डाल रहे थे कि तुम कॉपी कर रहे हो, बुरा लगता था वो देख के? नहीं, मैंने अपने डे 1 का जब उसका एपिसोड ऑन एयर हुआ आफ्टर सलमान भाई का एपिसोड, और मैंने उस पर रील डाली क्योंकि तब तक हमें फीडबैक मिलना शुरू हो गया था कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, ये बंदा कॉपी कर रहा है सिद्धार्थ शुक्ला को, इसका पैटर्न है, इसका ये है। मैंने उस वक्त अपनी रील में, पहली रील में ये चीज़ बोली थी। आज आपको लग सकता है कि ये बंदा कॉपी कर रहा है या फेक कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है, आप इसको सिर्फ हफ्ता दीजिए, हफ्ते के बाद आप देखना कि ये बंदा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा, फेक नहीं है, कुछ मतलब शो सीख के नहीं आया, शो देख के नहीं आया। रही बात सिद्धार्थ शुक्ला भाई की, उनका कौन नहीं फैन, सारे फैन है, आप फैन है, मैं फैन है, उनकी गेम के सभी फैन है ना। अब हमने उनका शो देखा है, अगर घर में सिचुएशंस वैसी बनती जा रही हैं और वैसे उसका रिएक्शन निकलता जा रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये था ना कि कोई किसी को कॉपी कर रहा है। उसने बोला भी था अपनी इंटरव्यू में कि मैं फैन हूं उसका, और ठीक है, अगर हम किसी के फैन हैं या उनकी गेम हमें पसंद है, कहीं ना कहीं अपनी क्या नाम है
सिचुएशन वैसी बनी हुई है घर के अंदर और वैसा सिस्टम बना हुआ है और वैसा उसका रिएक्शन आ रहा है। अगर वैसा रिएक्शन आ रहा है तो अच्छा है ना, जैसे सीजन 13 याद रखा जाएगा ऐसे सीजन 17 भी तो याद रखा जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से कोई कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो है जेन्युइन है। अब तो 2.5 महीने हो गए, सब अपना एनालिसिस निकाल चुके हैं, सब अपना सिस्टम कर चुके हैं, उनको पता है अभी अब अभिषेक कौन है और घर वाले कौन है। एंड जब वो घर में जा रहे थे और आपको भी पता चला कि मतलब ईशा भी जा रही है, आपको अंदर से एज अ फ्रेंड एक मतलब थोड़ा वो कंसर्न हुआ था कि मतलब आपने देखा होगा उन्होंने कि रियल लाइफ में उन्होंने वो फेस कैसे डील किया जब उनका रिश्ता टूटा, तो आपको अंदर से वो कंसर्न था कि मतलब अंदर कैसे डील करेंगे? देखो सभी इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि अगर ईशा आ रही थी तो ये ना आता या वे ये ना करता, है ना। हमें बहुत एंड मोमेंट में पता चला है कि जब वो उसके शो शुरू होने से पहले 2 दिन पहले शूट्स होते हैं ना, वो प्रोमो वगैरह करते हैं, तो हमें तब पता चला। और ठीक है, हमें पता भी चला, कोई बात नहीं, करियर है। सलमान भाई बोलते हैं ब्रेकअप हुआ हो, दिल टूटा हुआ हो, कुछ गलत आपकी जिंदगी में चल रहा हो, जब कैमरा ऑन हो गया आप वहां पे हो, आपको अपना काम अपना सब कुछ, वही धर्म है वही कर्म है। तो ईशा अगर वहां पे आ भी गई तो उससे उसका कोई फर्क नहीं। वो बिल्कुल पहले दिन से पहले स्टेज से ही वो बंदा शांत था, कुछ था। बात किसने शुरू करी? बाहर की बातें कौन लेके आया? नेशनल टेलीविजन पे डे 1 पे तुम्हें ये बोल देना कि थप्पड़ मारा गया, फलाना करा गया, तो विच मीन्स शी प्लान्ड इट ऑलरेडी, कि सब प्लान करा गया था। और घर में पीआर की बातें भी हुई हैं कि भाई उसकी पीआर जब दोनों की एक्सचेंज हो गई तो फिर उसकी पीआर इसकी पीआर बन गई, इसकी पीआर उसकी पीआर बन गई। तो इसकी पीआर ने उसको बोला कि भाई ये पूरा इनका प्लान था तेरे को डिफेम करने का, तेरे को खत्म करने का, फलाना। भाई जब तक हम बैठे हैं, प्रूफ लेके बैठे हैं, ऐसे थोड़ा अपने भाई को यार खत्म होने दे देंगे हम। सही बात। हम देखो हमारी जो लड़ाई है वो सच के साथ चल रही है, सच्ची लड़ाई है हमारी। सच कभी नहीं दबता, चाहे 100 झूठे आ जाएं, कितने बंदे आ जाएं उसको दबाने के लिए, सच कभी नहीं दबता। सही बात है। और आपने जैसे सही बोला कि मतलब स्टेज से ही शुरू हो गया था वो, तो घर के अंदर जाने से पहले स्टेज पे स्टार्ट हो गया था। और डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा इल्जाम है किसी पे लगाना। तो और वो किसी की भी, स्पेशली जब तुम एक सेलिब्रिटी हो, उनकी इज्जत दांव पे लगा देता है उस चीज पे। तो हाउ, उसमें कितनी सच्चाई थी, उसमें कितना झूठ है आपको? मैं ये चीज बोलूंगा, अब देखो उसका मुद्दा उठाया गया, गलत है, हाथ उठाना गलत है, पर उठा दोनों तरफ से है तो उसको हम निल कर देते हैं। उसने भी उठाया, उसने भी उठाया, निल हो गया, आपस का क्लेश था, खत्म हो गया। 1.5 साल बाद, 2 साल बाद शो पे आके मुद्दा उठाना, ये कहाँ की समझदारी है? तेरे को इतनी तकलीफ थी, तू इतना बुरा तेरे साथ अभिषेक कर रहा था, फलाना था, हमारा कोर्ट है, हमारी अब पुलिस स्टेशन है, सारा कुछ है, तब स्टैंड लिया जा सकता था। और उस स्टैंड के बाद अगर आके ये चीज़ यहाँ बोलती तो हम मानते भी यार इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि यार इसने ये करा, तब कुछ नहीं करा। अब आके पूरा स्टैंड यहाँ पे, अब सारे वायलेंस, सारे आईपीसी इसको यहीं पे आके याद आ गए कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। और ये देखो इतने बड़े, इतने अपने आप को तगड़े इन्फ्लुएंसर ईशा वगैरह बोलते हैं कि हम तगड़े हैं, ये हमारा सोशल मीडिया ये है। 2020 में, अगर मैंने तो नहीं देखा होगा, 2020 में यहाँ पे हर एक दुनिया का कोने में बंदा मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा था। सभी ये बोलते थे कि आई एम 1 फोन कॉल अवे, आई एम 1 मैसेज अवे, मतलब कुछ भी हो, जब भी जो भी हमारे 2020 में हुआ है आपको पता ही होगा। लेकिन जब खुद पे बात आई तो उसको सब मेंटल भी बोल रहे हैं, पागल बच्चा भी बोल रहे हैं, गटर से उठाया हुआ भी बोल रहे हैं। ये मेरे को एक बात बताओ, ये जो सारे मिश्रण है ना, ये बंदे का कसूर नहीं है, इसमें हाथ बंदे का ऑटोमेटिक उठेगा। अभिषेक ने तो रिएक्शन दिया ना वहां, मैं सच में वहां पे उसका कुछ ना कुछ करके आता। अगर पता ही अब जाना ही है बाहर ना, जब पता चल गया आप पे इल्जाम लग गया, आप पे अब तोहमत लगी चुकी है, तो फिर उसको तोहमत को पूरा निभा दो। लेकिन वो भी बात वहां पे क्लियर हो जाती है, वो एक्शन का रिएक्शन था, जैसे उसने वो थप्पड़ मारा और वो करा। लेकिन ये अभिषेक ही था जो इतना सह गया, मेरे से नहीं सह होता भाई, नहीं सह होता मेरे से। बिल्कुल। एंड आपने, हम लोग ने जैसे ऑडियंस ने देखा कि जो भी अनकवर हुआ उनके रिश्ते को लेके, पूरा आपने रियल लाइफ में भी देखा है। तो जब वो उस रिश्ते से उभर रहे थे, जब वो ब्रेकअप हुआ था, उनका रियल लाइफ में क्या सिचुएशन थी उस समय? अभिषेक की हालत कैसी थी? भाई मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए। 2022 में जून जुलाई में आया तो, और मेरी पहली मुलाकात, हमारी एजेंसी है पुरानी मीडिया, एंड वहीं पे हम मिले। हम जानते थे 2019 से जानते थे हम एक दूसरे को। फिर ये उडारियाँ के लिए चला गया अपने चंडीगढ़, एंड फिर उसके बाद आया जब इसका ब्रेकअप। मेरे लिए
इट वॉज ऑल गुड। क्यों? क्योंकि हम रील्स वगैरह देखते हैं एंड उसमें सही चल रहा था, मतलब रील्स बंद हो गई होंगी, मेरे को दिखा कि कोई चलो ब्रेक पे होंगे फलाना होंगे, मुझे नहीं पता था कि ये बंदे वेव ऑफ हो चुके हैं। फिर जब आए तो भाई इसकी बंदा तो खड़ा हुआ है लेकिन बंदे में एक वो करंट, एक जोर होता है ना शरीर में, वो जोर ना नजर आए, जैसे झुके हुए कंधे भी। मैं पूछा भाई अभिषेक की गल भाई की चक्कर हो गया? फिर उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके ब्रेकअप हो गया हमारा एंड ये सब हो गया, फलाना हो गया भाई। फिर उसके बाद कैसे ना कैसे करके हमने कोशिश करनी कि इस बंदे को हम खुश रखें, सही रखें, है ना, कोई गलत स्टेप ना ये ले ले। रात को 3-3 बजे भी मुझे फ़ोन करना है कि माधव भाई यार डर लग रहा है, कल आया मैं, मतलब अकेला हूँ मैं, आजा। मैं कहा मेरे घर आजा, पास में रहते थे हम। एंड फिर उसके बाद कहीं भी जाना, कहीं भी घूमने जाना एंड साथ में जाना। इसको कोई अगर इवेंट ऑफर हुआ है या इसको कहीं इवेंट के लिए जाना है तो वहाँ पे साहब बोलता था माधव को बुलाओ, अगर वो नहीं आएगा मैं भी नहीं आऊँगा। तो मतलब इस कदर हमारी यारी दोस्ती थी। और एक तो किस्सा तो ये मेरे हिसाब से घर में जाने से 2-3 महीने पहले का ही है। एंड हम खड़े हुए थे, 2-3 जाने खड़े हुए थे एंड मेरे को कहता भाई कोई नहीं है ना, मतलब इनको जाने दो, मेरे को बात करनी है। मैं कहा अच्छा करो बात। भाई उसने मेरे को बताया कि कहता मेरे को ईशा का सपना आया। चलो सपना आया, वो बात पास्ट की हो गई ना, सपना आया। भाई वो सपना बताते बताते रोने लग गया इंसान। मैंने उसका रोना बहुत देखा है, बहुत रोया है वो बंदा। वो जेन्युइनली अफेक्टेड है या अब था का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी भी अफेक्टेड वो कहीं ना कहीं है ना। जब तक शो में आसपास सब रहेंगे तब तक वो अफेक्टेड रहेगा। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ, चलो हम उसके नज़दीकी हैं, सब हैं। जो उसने बात बोली बिग बॉस में कि भाई मैं 2 महीने तक बेड पे था, मेरे पापा मुझे उठा के लेके जाते रहे एंड गूज़बम्स आ रहे हैं भाई ये बताते हुए कि मैं चल नहीं पाता था, मैं खा नहीं पाता था, मैं कुछ कर नहीं पाता था, सिर्फ ईशा ईशा बोलता था। मेरे को भी नहीं पता था कि ये इतना बंदा अफेक्टेड। उसने मेरे को इतनी पर्सनल बात भी नहीं बताई थी। मतलब अगर ईशा को पता थी ये बात कि वो बंदा पागल हो रखा है, नहीं उठ चल पा रहा, तो विच मीन्स अगर ईशा ने वो चीज़ें वो लड़ाई में यूज़ कर ली तो वो सोचो कितनी सोच की वो मालकिन है, या क्या उसकी दुनियादारी है, और क्या उसकी इंसान के प्रति जो एक इंसानियत इंसान की होनी चाहिए वो क्या है, वो ज़ीरो है। मैं चलो ठीक है, हम लड़ाइयाँ देखी हैं, हमने भी बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, लड़ाइयाँ होते हुए भी देखी हैं, लेकिन कोई किसी की वीक साइड उठा के उसको हथियार बना के यूज़ नहीं करता लड़ाई में। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा डर्टी गेम हो रखी है। मैं भाई हमने देखा है उसको, उसका कैसे सिस्टम था, हमने सारा देखा हुआ है। हम चलो ठीक है, मेरे से ना मिला होता तो मैं इतने खुल के इतने बेबाक तरीके से इंटरव्यू भी नहीं दे रहा होता, है ना। मैं ही क्यों चुना गया इंटरव्यू देने के लिए? क्यों? क्योंकि हमारा बॉन्ड है, हम साथ रहे हैं, साथ ही सारा कुछ करा है। मुझे पता है कि वो बंदा कैसा है। भाई आपको एक इंसिडेंस और बताता हूँ। वो घर में बोल रहे हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो बंदा ट्रिगर हो जा रहा है, आवाज़ ऊंची कर दे रहा है। हमें कहीं जाना था ब्लड डोनेट कैंप में, तो वी वर वेटिंग पूरे, कह लो कि सपोज करो 3 बजे का टाइम था, है ना। 3:15 3:20 वहीं हो गए। तो मैं और संजोग भाई निकल गए, अपनी कार उठाई, हम निकल गए। हम सिग्नल पे थे, फ़ोन आया भाई जब मैं आ रहा था तुमने मेरी वेट क्यों नहीं करी, फलाना क्यों नहीं करी, साथ में जाना था, फलाना जाना था। मैं कहा यार तुझी लेट ही बहुत हो गए। ऐदा ही स्टार्टेड फाइटिंग कि भाई जब हमारी बात हुई थी कि हमें साथ में जाना है या करना, आप अकेले कैसे चले गए? कोई नहीं, लेट हो गए, लेकिन मैं जाना था ना साथ में। हमने वहीं से सिग्नल से कार वापस की, उसको लिया, उससे मैंने बात कह रहा भाई इदा तो ना होता, मतलब दिस इज नॉट डन, मतलब ऐसे क्यों, ऐसे तो ना होता, फिर तुसी मतलब खुद का ही कर लो, फिर मुझे क्यों बुलाते हो, फलाना क्यों करते हो। मतलब उसका चिड़चिड़ा नेचर मेरे साथ एक बार ही नहीं बहुत बार क्लेश हुआ है उसका, बहस हुई है हमारी। मैं भी ईगोइस्टिक बंदा हूँ। जब मेरी किसी के साथ लड़ाई हो जाए फिर ना मैं उसको देखता हूँ, ना मैं उससे बात करता हूँ। फर्स्ट स्टेप लेना तो बहुत दूर की बात। लेकिन इस बंदे की यार, इस बंदे से मैंने एक चीज सीखी है कि चलो ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में जो होना था वो हो गया। ही टेक्स द फर्स्ट स्टेप कि भाई कोई नहीं, हो गया यार, लिटरली ये शब्द उसने मेरे को बोले हैं, भाई आपने तो मुझे कॉल करना नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। मैं कहा चल खत्म करते हैं। तो भाई मेरे को उससे मैंने ये चीज सीखी है कि चलो ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में जो लड़ाई होनी है वो हो गई, लेकिन अगर आपके हाथ में है ठीक करनी चीजें तो आप ठीक करें। और घर में भी ऐसे ही कर रहा है वो, कुछ बोलता है या कुछ करता है, घर में भी ऐसा ही है, हो जाती है चीजें, गलत बोल देता है, गालियां दे देता है,
गालियां वो तब देता है जब सामने से आती है उसको रिपीट करता है, खुद से कभी उसने गाली नहीं दी, लेकिन फर्स्ट स्टेप लेता है कि यार माफी मांग लो। देखो दुनिया कभी किसी की नहीं हुई, जब इंसान सॉरी नहीं बोलता तब दुनिया बोलती है कि अकड़ में घूम रहा है, जब इंसान सॉरी बोलता है तो तब बोलते हैं कि हर गलती करने के बाद सॉरी बोल देता है। फिर इंसान के पास क्या है, दंडवत प्रणाम कर ले, इससे ऊपर क्या रह गया, है ना। दुनिया यही चाहती है ना, लेकिन दुनिया कभी भी कहीं भी खुश नहीं होनी। जो सही लगता है वो करो, जो आपके संस्कार हैं वो दिखाओ। दुनिया कभी किसी की नहीं हुई, ना कभी किसी की होगी। सही बात है। और जैसे आपने बताया वो फेस के बारे में, कभी आपको अंदर से डर लगा था कि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले जिस फेस से वो जा रहे थे उस? भाई इसी वजह से ही ज्यादा कंसर्न था उसका, कि इसी वजह से ही, मतलब कह लो कि जो बोल रहा था मैंने कभी मना नहीं करा उसको कि इन ऑर्बिट तक जाना है चलो मरा जा, मैं कहा चलो। मैंने कहीं भी जाना है वहाँ जाना है चलो, मैं कभी मना नहीं करा। नहीं तो मैं थोड़ा सा ऐसा बंदा हूँ, 1-2 दिन घूम लिया फिर 3-4 दिन मुझे गैप चाहिए। मैं अपने साथ थोड़ा वक्त ज़्यादा बिताता हूँ, अपने में ज़्यादा रहता हूँ मैं। लेकिन ये बंदे का था, मैं कहा चलो यार ठीक हो जाए फिर उसके बाद कर लेंगे, कि चलो करियर दान पुण्य ये तो बाद की बातें हैं। अगर इंसान ने इंसान को नहीं समझा फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में आने का। दीन मजहब सब बाद की बातें हैं, पहले इंसान, उसकी इंसानियत। तो वहाँ पे अगर हम नहीं खरे उतरे या हम वहाँ पे उसका सही स्टैंड नहीं लिया या उसका साथ नहीं दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है दान पुण्य करने का, कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर जाके माथा टेकने का। जब तक इंसान प्रॉब्लम है उसके साथ खड़े हो जाए। और भाई बोला है, अगर भाई बोला है तो फिर खड़ना है, चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी सिस्टम हो जाए, फलाना भी हो जाए। मतलब वो बंदा मेरे को, एक बार हम टाउन में थे तो अब क्या हुआ कि हम कार पार्क कर रहे थे, सरदार पाव भाजी के बाहर थे, तो वहाँ पे पार्किंग का इशू है। एंड तो बंदा वहाँ पे खड़ा होकर आगे बातें कर रहा था, हम अपनी थार ले गए सीधा बीच में घुसा दी, है ना। वो बंदा आ गया, तो वो बंदा आ गया कह रहे भाई मैंने लगानी थी फलाना नहीं। इसने बड़ी प्यार से बात करी, मैं आपको इंसिडेंस वही बता रहा हूँ। इसने बड़े प्यार से बात की भी आप बात कर रहे थे वहाँ एंड फलाना मैं आया, मैं कार लगा दी, आप तो बात ही कर रहे थे। कह रहे मैं लगाने वाला था। कहना लगाने वाला और लगाने में डिफरेंस है कि मैंने लगा दी, आप तो पता नहीं वेट कर रहे थे फलाना। वो बंदा इस पे चढ़ने लग गया, तो ये फिर चढ़ा। पहले इसने प्यार से शुरुआत करी, कह रहा यहाँ ही लगेगी अब कार, दम है तो हटा ले, जो करना है अब कर ले, फलाना कर ले। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई हम तो घूमने फिरने निकले, आज इतना गुस्सा कैसे? मैं कहा ये सारे रोल तो मेरे हैं, तू कैसे? तो कहना मैंने बोला कि चल माधव साथ में है, लड़ लेता हूँ। तो ऐसी सी हमारी बॉन्डिंग है। और ऐसा है एक साथ तो फिर जरूरी है ना। एक कोई भी, मैं कह रहा हूँ किसी की बॉडी हो या कोई स्ट्रांग हो ना हो, अगर साथ आपके साथ कोई खड़ा है तो फिर बंदा भिड़ जाता है, कोई चक्कर नहीं है जी। एंड वो मेंटल हेल्थ की बात चली ना, तो मतलब वो एक रिलेटेबिलिटी भी आती है, क्योंकि सबके जिंदगी में वो जाता है, मेरे जिंदगी में भी फेस चल रहा है तो एक रिलेटेबिलिटी आती है। तो उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया अंदर, जैसे आपने कहा बहुत हद तक उन्होंने सहा भी जी, पर उनकी फैमिली का क्या हाल था बाहर? क्योंकि वो देख पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे को इतना कुछ बोला जा रहा है कि गटर से उठाया, अपना ट्रीटमेंट छोड़ के आया, ये सब चीज़ें। घर पे क्या हाल हो रखा था उनके माँ बाप का? चलो एक इंसान जब इंटरव्यू करने आता है ना, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फेस लेके आता है कि यार नहीं है ना, मतलब ऐसे। आंटी से जब पूछा गया तो वो रो पड़ी, वो रो पड़ी। मतलब अगर आंटी से कैमरे के सामने कंट्रोल नहीं हो पाया तो वो घर पे अपने हस्बैंड के साथ बैठ के कितना रोई होंगी, कितना ज़्यादा रोई होंगी। हम, मेरी बात भी हुई आंटी से, वहाँ आई भी हुई थी आंटी, तो हम बैठे थे बात, कह रहे मैं 2-2, 3-3 घंटे रोई हूँ कि मेरे बच्चे को कहाँ फंसा दिया, मेरे बच्चे के साथ क्या हो। माँ तो माँ ही है ना, माँ तो माँ ही है ना। मतलब फिर ईशा ने वो बोला कि भाई टीवी तोड़ता है, अंकल थप्पड़ मारते हैं, इसी हरकतों की वजह से तेरे थप्पड़ पड़ते हैं। आंटी ने जाके बेबाक तरीके से पूछ लिया, कब हमारा टीवी टूटा, कब अंकल ने थप्पड़ मारा? कह रहे जब ये शो टेलीकास्ट हुआ तो हम एक दूसरे के साथ बैठ के देख रहे थे कि भाई आपने कब थप्पड़ मारा इसके, और मेरे घर के इतने टीवी, ये 2 या 3 टीवी हैं, कौन सा टूटा हुआ है हमें बताओ। कह रहे ईशा बेटा झूठ ना बोले। तो आंटी ने आके जो मोहर लगाई है झूठ पे ईशा की, तो आई होप ये जो मैं सारी इंटरव्यूज कर रहा हूँ, ये सारी उसके झूठ पे मोहर लगाए कि वो बंदी झूठी है। वो चीजें, मतलब किसी भी कन्वर्सेशन को जीतने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे चमड़े की जबान है ये, कुछ भी बोल दो, इसको कोई फर्क नहीं है, कोई कुछ भी बोल दे, किसी को कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसका दम, इसका वजन तभी माना जाएगा जब बात वो सच्ची है।
जब वो उसके साथ दुनिया रिलेट कर पा रही है। झूठ तो दुनिया पे कितना भी बोल ले, वो पता है कि भी झूठ बाहर आ जाना, और झूठ की खासियत है कि वो कभी छुपता नहीं, और सच की खासियत है वो भी कभी छुपता नहीं। हाँ, और ईशा तो चलो फिर भी साथ थी, पर समर्थ का वो ऐसा लगा कि वो मौका परस्त हो रहे थे, क्योंकि शुरू में लड़ाई कर ली, फिर बीच में दोस्त बन गए, फिर लड़ाई कर ली, मतलब मौके के हिसाब से बदलना। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समर्थ बहुत बढ़िया एंटरटेनर था, हम हंसते हैं भाई, मजा आता है उस बंदे को देख के। मैं अपनी रीलों पे भी, अपने व्लॉग में भी कितनी बार बोला है कि इसको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इनका मसला है, सुलझ जाने दे, कर लेने दे। बड़ा बंदा बन सकता था वो, इन दोनों के बीच में आके वो बड़ा बंदा हीरो बन सकता था, कि मतलब ईशा को समझाता, अभिषेक को समझाता, है ना, दोनों को सही करता, या दोनों का सिस्टम बैलेंस करता, दोनों थोड़े कूल डाउन होते, ये बड़ा इंसान बन सकता। इसने तो ईशा का साथ देना शुरू कर दिया, झूठ का साथ देना शुरू कर दिया, उस पर 10 झूठ, फिर उस पर बदतमीजी, फिर उस पर गंदी गंदी बातें, फिर ये फिर वो। अब इंसान को फिर हीरो बनना नहीं ना आता, हीरो हर कोई नहीं हो सकता है ना। फिर हीरो, फिर सलमान भाई बोल के गए अभिषेक को, फिर वो हीरो है। क्योंकि समर्थ के पास देख लो, कोई मेरे को इतनी, मतलब कह लो कि इतना मेरे को बुरा लगा जब उसने वीकेंड के बार पे इतनी प्राउडली ये चीज़ बोली कि मुझे पता था ही इज़ नॉट मेंटली स्ट्रांग, और मैं उस पर ही हिट कर रहा था, भाई तू हिट कर, एक लेवल तक कर, एक किसी को पोक करने का लेवल है, वो नहीं क्रॉस होगा, मतलब कोई भी होगा तो उसका रिएक्शन आएगा। सलमान भाई ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया इस चीज़ का, कि भी मच्छर भिन भिन आ रहा है, और आपका इंस्टेंट रिएक्शन ही जाता है ना कि यार थप्पड़ मार दिया या उसको हटा दिया। और फिर उन्होंने फिर फिल्म लाइन का भी एग्जांपल दिया, भाई हीरो पिटे जा रहा है, विलन मारे जा रहा है, पब्लिक बाहर बैठी बोल रही है हीरो को कि मार साले को, फिर हीरो उठता है और जब मारता है तो फिर सीटियां पड़ती। और लिटरली वो सीटियां पड़ी हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देखो, ट्विटर उठा के देखो, मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम तो फिर बहुत पीछे, ट्विटर बहुत आगे है इन चीज़ों में। मतलब देखो वहाँ पे जाके भी कैसे अभिषेक का सपोर्ट, कैसे दुनिया को सुकून मिला है बहुत, कि जब उसने थप्पड़ मारा कैसे उसको सुकून मिला है। तो मतलब लोगों के कमेंट भी थे, लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी में भी डाली, इतना सताओगे तो थप्पड़ तो खाओगे ही ना फिर। पर जैसे पोकिंग की बात है, तो शुरू में अभिषेक ने भी पोकिंग करी है तहलका, और उसको उस समय आपको वो गलत लगा था? क्योंकि जब समर्थ ने किया वो गलत है, पर कहीं ना कहीं अभिषेक भी गलत थे जब उन्होंने, क्योंकि उसके बाद तहलका घर से निकले और उन्हें मौका नहीं मिला वापस आने का जो अभिषेक को मिला। पोकिंग का एक लेवल है, अभिषेक ने पोकिंग का लेवल क्रॉस नहीं करा, ठीक है जी। तहलका को अगर अभिषेक बोल देता कि तेरी बीवी ऐसे, या तेरे बच्चे ऐसे, या फलाना ऐसे, लिटरली तहलका कॉलर नहीं पकड़ता, थप्पड़ मारता। मैं बोलता हूँ ये चीज़, उनकी अभिषेक की जो पोकिंग थी ना, गेम के दायरे में थी, गेम की चक्करों में सारी उसकी पोकिंग थी। अब ना मैं सुन पाऊंगा गटर से उठाया गया, पैसे नहीं है खर्चा करवाने को, फलाना नहीं है, इलाज कराने को खर्चा नहीं है, आधे इलाज से उठ के आया, ये करके आया, वो करके आया। देयर इज बहुत बड़ा डिफरेंस पोकिंग में। एक पोकिंग ये है कि जो गेम के रिलेटेड ही हो रही है, तू मार मुझे, तू कर ले मुझे, तू ये देख लूंगा, फलाना कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। एक पोकिंग है यार, किसी को आप सीधा बोल देते। इतने बड़े इमोशनल टर्मोइल से बंदा जब गुजरता है, जब कोई रियलिटी शो करता है और सब आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप अपने आप को यहाँ से संभाल रहे हो, वहाँ से संभाल रहे हो, यहाँ से संभाल रहे हो, फिर आपको कोई बंदा आके ये चीज़ें बोल देता है। बिग बॉस को बोला भी उसने कि भाई इसको संभाल लो, मेरा हाथ उठ जाएगा। इंसान बोलता है ना, भाई तू चुप कर जा, अब तू बोला तेरे पे जानी, मतलब तेरे पड़ जाएंगी। अब वही था। अब उसको भी घर वालों ने उसका भी अलग मुद्दा उठा लिया कि भाई ये तो पहले ही तैयारी करके बैठा था कि इसके थप्पड़ मारेगा या फलाना मारेगा। आप पोकिंग का लेवल तो देखो। चलो हम झूठे, हम उसके खास दोस्त, हमारे घर वाले, अभिषेक के घर वाले सब झूठे, पब्लिक तो नहीं झूठ बोल सकती ना। पब्लिक तो सब जानती है कि पब्लिक, भाई पब्लिक ऐसी सी है, उनका सिर्फ काम ही है बिग बॉस देखना, एनालिसिस करना 24/7, एपिसोड, ये वो क्लिप्स उठानी, कौन सही है कौन गलत है, भाई सारा हिसाब करके रख देते हैं ट्विटर पे। इतने मतलब कह लो कि विद्वान है वो बंदे। तो ट्विटर पे देखो सारा कुछ, सारा जस्टिफाई हो ही रहा है ना। हाँ। और एक रिश्ता और जो है मुनावर के साथ अभिषेक का, जो दोस्ती रही शुरू से, पर जैसे आपने बीच में एक रील बनाई थी जिसमें आपने बोला था कि मुनावर ने बोला इसको अब नीचे लाएंगे एंड ऐसे, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है वो दोस्ती फेक भी है कहीं ना कहीं? देखो जी, मुनावर को बहुत अंदर तरीके से पता चल चुका है मेरा तगड़ा कंपटीशन है। मुनावर के चेहरे पे डर दिखता है कि ये ले जाएगा ट्रॉफी, ठीक है। फिर मुनावर के दिल में ये भी आता है कि मेरा दोस्त भी है, लेकिन जब
वो वहाँ पे बोल रहा था कि मतलब थप्पड़ वाला टॉपिक मत उठाओ या ये मत करो या वो मत करो, है ना। तो उसने बोला कि भाई कॉल आउट करा कि भाई ये टॉपिक मत लेगा, इसी की वजह से मैं बाहर गया हूँ एंड इसकी वजह से ही, तो उसको लगी बुरी कि मेरे को कैसे कॉल आउट कर दिया। फिर वहाँ पे उसने बैठ के ये बात बोली कि अब इसको गिराएंगे, अब इसको उड़ाएंगे, जो गलती करी है वो सुधारेंगे, ठीक है, गलती करें वो सुधारेंगे। चलो जी, कट टू गया, अंकिता के कंधा ढूंढा, वहां पे बंदूक चला दिया, अनग्रेटफुल फलाना ये वो, ऐसे जो भी वहां पे उसकी लड़ाई हुई, बहस हुई। अभिषेक बोल रहा है भाई तेरे साथ नहीं लड़ना, दर्द हो रहा है तेरे साथ लड़ते हुए फलाना। कट टू सीधा नॉमिनेशन वाला दिन, उससे पूछा गया भी तूने नॉमिनेट क्यों नहीं करा, तू अभिषेक को उड़ाना चाहता था, करना चाहता था, ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, इसकी गेम खत्म करना चाहता था, तूने उसको नॉमिनेट, उसने एक्सक्यूज दिया कि मैं अपने दोस्तों को नहीं उड़ाता, आयशा को उड़ा दिया। आयशा तो उसकी बाहर की बहुत अच्छी दोस्त थी, कट्ठों ने टाइम स्पेंड करा, अभिषेक से ज्यादा तो नहीं टाइम स्पेंड करा होगा ना, अभिषेक ने तो नहीं इतना टाइम स्पेंड करा होगा जितना आयशा ने करा, लेकिन उसको उड़ा दिया। यहाँ पे बात फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। मतलब हमने अगर शो नहीं करा, लेकिन हम पूरे विद्वान है कि कैसे डी कोडिंग होती है और कैसे हम डी कोड कर सकते हैं, हम तो सारा एक एक चीज देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बंदे सही रहें, दोस्त रहें, क्योंकि उससे भी उस लेवल पे नहीं लड़ोता, फलाना भी नहीं लड़ोता। अब कल भी एक मुद्दा हो गया हटा, जहाँ पे आयशा और उसकी बात हुई और फलाना हुई, आयशा ने टॉन्ट मारा कि ईशा की मम्मी के लिए तैयार हो रहा है, तो अभिषेक ने भी वापस मार दिया, तू मुनावर की बहन के लिए तैयार हो रही है, उसमें क्या गलत था, कुछ गलत नहीं था। आपस में बात हो रही थी जी, वहां पे विक्की खड़ा था, आयशा ने कवर अप करा कि मैं विक्की को बोल रही थी। जब बात उसकी है तो विक्की को कैसे बोल सकती है, हम भी समझ ही रहे हैं सारा कुछ। विक्की ने वहां लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब देखा घर पे अंदर लड़ाई होगी, सारे अंदर आ गए। सारे अंदर आने के बाद मुनावर खड़ा हो गया, बोलने लग गया कि भाई ऐसे बोल रहा है, उसको तो हीरो बनना है अब आयशा के सामने, है ना, क्योंकि उसको नॉमिनेट कर दिया। फिर ये हो गया, वो हो गया, वो बोलता भी रहा कि भी तू ना बीच में साइड हो। फिर वो ऐसे ऐसे करके हाथ धक्के मारने लग गया, ये करने लग गया। मतलब ये सिर्फ मुनावर का ही धक्का वो सह गया, कोई और होता नहीं सहता वो। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसको पता है कि ये बंदा मेरे से जीत सकता है, लेकिन दोस्ती उसने करी है। मेरे हिसाब से अभिषेक की यारी दोस्ती थोड़ी ज्यादा पक्की है, इसकी यारी थोड़ी कह लो कि डिप्लोमेटिक यारी है थोड़ी, है ना। अब जैसे कल अब ईशा ने गाली दी थी, तो ईशा को जाके बोलता कि तू बोल कैमरे पे जाके कि इसने गलत करा, फलाना करा। दोस्त का मतलब दोस्त, सही को सही। और वहां पे उनकी बातचीत ही हो रही थी, वो बातचीत करते हुए ईशा ने टॉपिक उठाया, ईशा ने सब कुछ करा। अरुण जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने क्लियर करा कि भाई ईशा ने शुरुआत करी, ईशा ने सब कुछ करा, पहले ईशा ने गालियां दी, फिर उसको। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, अगर आपने पैटर्न सारा नोट करा हो, अभिषेक हमेशा रिपीट वर्ड बोलता है कि अगर तूने कुत्ता बोला तो मैं कुत्ती बोलूंगा, अगर तूने कमीना बोला तो मैं कमीना बोलूंगा, है ना। तूने विक्की ने बोला कि मैं तेरा बाप हूं, फिर अभिषेक ने बोला कि मैं तेरा बाप हूं। विक्की ने तो अभिषेक ने तो नहीं ना पहला कभी किसी को बोला कि मैं तेरा बाप हूं या फलाना। अब ये मैं पब्लिक को क्लियर करना चाहता हूं कि अभिषेक कभी भी पहले चीज नहीं बोलता, वो रिपीट वर्ड्स बोलता है। बट उसमें हर्ज भी क्या है कि सामने वाले को जो बोला फिर वो भी तो सुन के देखे कैसा लग रहा है। पर सारे कंटेस्टेंट, कोई आपको ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता थोड़ा फेक है अभिषेक के साथ, पर अभिषेक अभी तक पहचान नहीं पाए उस चीज को? नहीं, कोई अभिषेक के साथ रियल है ही नहीं, सब फेक है। क्योंकि अंदर ही अंदर उनको पता चल गया है, वो उनको डर सता गया कि ये शो से बाहर निकल के फिर अंदर आ गया, विच मीन्स उसके बहुत चांसेस हैं शो जीतने के। सब जले पड़े हैं, सब के सब जले पड़े हैं। उनको ये पता चल गया कि भी अब स्टैंड की बात कर लेते हैं, सारे स्टैंड लेते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जो जब जागता है, जो जितनी की बात सुनता है, उस पे जाके वो स्टैंड ले लेता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जो कल गाली दी ईशा ने, है ना, जब ईशा ने गाली दी, वहां पे कोई दो बंदे बैठे थे, मुनावर की बहन बैठी थी, अरुण लेटा हुआ था साथ में, और ईशा इधर बैठी थी। जब अभिषेक ने गाली दी तब तक सारे आ चुके थे, सबने अभिषेक वाली ही गाली सुनी, और सब उस पे ये चीज पे, तू लड़की को इतनी बड़ी गाली दे रहा, लड़की को इतनी बड़ी गाली दे रहा। मैं कहा अगर तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि घर में हो क्या रहा है, पहले उसके कंक्लूजन पे तो आओ, दोनों साइड तो जानो, कौन गलत है कौन सही है, फिर बोलो। नहीं, बट सबको लाइमलाइट चाहिए भाई, फुटेज चाहिए, सबको चाहिए। और अभी क्योंकि वो आए हैं तो ज्यादा फुटेज उससे मिल रही है। पर जैसे उनका एक अट्रैक्शन खानजादी के साथ हुआ था, आपने देखा, आपकी कभी खानजादी से बाहर बात हुई उसके शो के आने के बाद? नहीं, बात नहीं हुई। एक बारी स्पेस पे खानजादी आई हुई थी, ट्विटर के स्पेस पे। मैं बस वो नॉर्मल जो फैंस बातें करते हैं, ये बात करते हैं कि आप अच्छे लग रहे थे, यू वर डूइंग ग्रेट एंड फलाना। और मेरे को खानजादी जल्दी निकल गई, बेबाक लड़की थी, वो चाहिए थी गेम में। मतलब ओवर मनारा, ओवर ईशा,
ओवर अंकिता भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वो बंदी ना अपना स्टैंड लेती थी, वो सही को सही गलत को गलत बोलती थी, वो बंदी सही थी। लेकिन अब क्या कर सकते, उसका मन ही उठ गया था अब शो से, उसका जाना ही पड़ना था। थोड़ी सी अनग्रेटफुल भी लगी कि जब सलमान भाई ने नाम लिया, खानजादी के साथ बैठी इस पता नहीं रिंकू जी या चिकना जी, तो खानजादी को लगा मैं ही जा रही हूँ, वो यस यस करने लगी। वो थोड़ा फिर अनग्रेटफुलनेस में कोई ये अच्छी नहीं लगी बात। अदरवाइज शी इज अ गुड गर्ल, स्टैंड लेने वाली, जो एक इंडिपेंडेंट लड़की होनी चाहिए वो। पर आपको रिश्ते में पोटेंशियल दिखता है अभिषेक और खानजादी के, मतलब घर के बाहर आके? भाई मैं किसी की मन की बातें तो नहीं जान सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है ना। मेरे को वहां पे जहाँ तक लग रहा था, मेरे से सब पूछ भी रहे थे कि खानजादी के साथ उनका सिस्टम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैं बोल रहा अच्छी बात है यार, आपके सामने आपकी एक्स रोमांस कर रही हो, दूसरे लड़के के साथ चिपक रही हो, आप नहीं सहन कर पाओगे उसको। निकलने के लिए मैं कह रहा हूँ खानजादी छोड़ के कोई किसी और को भी पटाना पड़े तो पटाए यार। हम चाहते हैं इससे निकले, इस गंद से निकले। जिस गंद से अभिषेक को बोल रहे हैं कि उठाया गया, सारे तुम वो उसको तो उठा लिया गया, वो तो फिर साफ हो गया तुम्हारे हिसाब से। तुम तो वहीं हो और वहीं तुम्हें जीना है और वहीं गंद में ही मरना तुम्हें। और अगर आपको ईशा समर्थ बाहर मिले घर के, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा उनकी तरफ? मैं देखूंगा भी नहीं उनकी तरफ। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं बड़ा गुस्सा हो गया था जब ये सब बातें समर्थ ने बोली है कि मैं तेरे को देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हीट ऑफ द मोमेंट पे मेरे से बोली गई ये चीज़ें, और मैं मीन भी करता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार शो है ना, जब तक, क्योंकि सभी मेरे घर वालों ने भी बोला, अभिषेक के घर वालों ने भी बोला कि हमें ये सब नहीं करना, हमें लड़ना मरना नहीं है। और फिर मैं सोचता हूँ वही फिर एक बचपन वाला, एक 19-20 साल वाला माधव अंदर से जाग जाता है कि बोलता है कि यार इसने मेरे दोस्त को कैसे गलत बोला, इसको मैं बताऊंगा फलाना। फिर एहसास होता है कि यार नहीं, बड़े हो गए हैं, थोड़े मैच्योर हो गए हैं, ऐसे लड़ते सही नहीं लगते। बाकी कभी जिंदगी में उसकी तरफ से पहल होगी, फिर धूल हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो है ही है। क्योंकि फिर अगर हमने उसको एक मौका दे दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि चल यार हम तुझे कुछ नहीं कहते, तेरी गेम है, फलाना है, तूने जो करना था कर लिया, तेरे को स्वाद मिल गया, तूने गलत बोला, तेरे को थप्पड़ मिल गया, नेशनल टीवी पे थप्पड़ मिल गया, एंड फिर हम तो कोई भी नहीं होते कुछ करने वाले, है ना। लेकिन अगर उसके कोई प्लान्स होंगे या कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, फिर खड़े हैं। और ऐसे नहीं कि खड़े कि मतलब जाके खुद एक्शन लेंगे, फिर अच्छे तरीके से चलेंगे और अच्छे तरीके से सिस्टम करेंगे। लास्टली में कोई पूछना था कि मतलब शो से पहले कभी आपने ईशा का बिहेवियर देखा था अभिषेक की तरफ, अब पर्सनली, मतलब हाउ शी यूज्ड टू बिहेव विद हिम? नहीं, मैंने बिहेवियर तो नहीं देखा था। अब जितनी वो नफरत शो कर रही है, उतनी नफरत तो नहीं थी। कहीं ना कहीं शी वॉज मिसिंग अभिषेक। मैंने एक किस्सा सुना था, अभिषेक ने मुझे बताया था कि उसने किसी उडारियाँ के को एक्टर से मैसेज भिजवाया था अभिषेक को कि मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया है, उसका मन करे तो कॉल कर ले। तो मैंने भी उसको ये बोला था, मैं कहा बिल्कुल कॉल नहीं करनी, बिल्कुल कॉल नहीं करनी। क्या पता अगली ने क्या रिकॉर्डिंग करी हो यार, क्या किस तैयारी में हो। भाई जो बंदी पहले दिन पे आके इतना कुछ कर सकती है, आज तक 2.5 महीने हो गए, उसका टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा, वो बंदी किस प्लानिंग से होगी। मैं उसको मना कर दिया था कि भाई बात नहीं करनी, फलाना नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। फिर जब इंसान की ईगो हर्ट होती है, अभी उसने कॉल नहीं करा या उसको ऐसे हो गया, फिर उसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो अच्छी बात है, ब्लॉक कर दिया। तो मैं चाहता हूँ ये किस्सा खत्म हो जाए भाई। एंड अब हीरो तो बन ही चुके हैं अभिषेक, एंड कुछ हफ्तों में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, एंड वील बी होपिंग टू सी हिम ऑन द स्टेज इन द फाइनल 2, एंड फिर ऑडियंस का जो फैसला। बट थैंक यू सो मच माधव एक समय देने के लिए। विशिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लक, एंड अभिषेक को जीतते देखना चाहेंगे आप भी, हम भी। सो वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर दिस। होप यू हैड अ गुड टाइम। Hi, this is Madhav Shharma and you are watching me on Bollywood Bubble.